हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं वंदना चंदेल। एंटी रेप बिल को लेकर लगभग हर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। एंटी रेप बिल में तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत करते हैं बेनी प्रसाद वर्मा वर्सेस मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह को आतंकियों का दोस्त बताने वाले केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान के विरोध में लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। मुलायम और उनकी पार्टी के सांसदों के विरोध के चलते लोकसभा को स्थगित भी करना पड़ा। मुलायम सिंह ने बेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने और उनकी माफी की मांग की। इस पर बेनी ने पलटवार किया कि मुलायम उनसे इस्तीफा मांगने वाले होते कौन हैं। मुझे तुमसे गिला कितना, तुम्हें मुझसे शिकायत है, सनम फिर भी मुझे तेरी तुझे मेरी जरूरत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ ऐसा ही संबंध है। कांग्रेस को कई बार समाजवादी पार्टी से शिकायत होती है तो कई बार समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से। बावजूद इसके न जाने क्या है जो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही एसपी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने बीते शनिवार को गोंडा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान खार खाए मुलायम सिंह यादव तो बेनी प्रसाद वर्मा की औकात तक पहुंच गए। गोधा कांड के बाद मुसलमान कह के समाजवादी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी मोदी को जिताने के लिए। आतंकवादी न हिंदू होता है न मुसलमान, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं। विरोध और हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। बेनी के बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए सरकार ने बेनी के बयान से किनारा कर लिया है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने मुलायम सिंह के बारे में दिए गए बेनी प्रसाद वर्मा के बयान की निंदा की है। बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने लोकसभा क्षेत्र गोंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह को लुटेरा और आतंकवादियों की मदद करने वाला शख्स बताया था। इन आरोपों से भड़के मुलायम सिंह ने लोकसभा में बेनी प्रसाद वर्मा पर हमला बोला, लेकिन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद ने मुलायम सिंह पर काउंटर अटैक करते हुए कहा कि जो मैंने कहा था उस पर कायम हो। गोधा कांड के बाद मुसलमान कह के समाजवादी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी मोदी को जिताने के लिए। आतंकवादी न हिंदू होता है न मुसलमान, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं। बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान से तिलमिलाए मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में बेनी प्रसाद पर निशाना साधा, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले बोले। इसे लेकर सदन में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। शोर न थमते देख लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को सदन की कार्रवाई पहले 12, फिर 3 बजे और फिर आखिरकार कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव के बीच तकरार कितनी लंबी चलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस्पात मंत्री ने मुलायम सिंह यादव के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस लड़ाई में मंत्री जी अकेले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस मामले में हाथ खड़े कर लिए हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी पूरी टीम है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज।
तो पहले तो बेनी बाबू आरोप लगाते हैं, उसके बाद उनसे जब ये कहा जाता है कि भाई आपने संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, आपने शिष्टाचार की कोई सीमा, कोई हद नहीं तय की, आपने तो उसे लांघ ही दिया, आपने हद कर दी, अब कम से कम माफी तो मांग लीजिए। तो इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा मैं अभी भी उस पर कायम हूं। बेनी बाबू और एक बात से बयान और बयान पर बवाल, ये सारी चीजें एक कड़ी है, एक ऐसी कड़ी जिसका कभी नाम ना आए, कभी सुर्खियों में चर्चा ना हो, कभी जिक्र ना हो, ये बड़ा मुश्किल सी और नामुमकिन सी बात है। और आखिर ऐसा होता क्यों है? एक नेता लोकसभा में दूसरे पर ऐसा आरोप लगा सकता है, क्या यह मुनासिब है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था क्या मैसेज दे रही है, क्या संदेश दे रही है, जनप्रतिनिधि क्या दिखाना चाह रहे हैं? वाकई में सोचकर अचंभा होता है कि इस पूरे हास्यास्पद ही कहना चाहिए, आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम से लोग क्या समझेंगे और क्या मैसेज उन्हें जाएगा, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे पैनल में बहुत ही होनहार लोग मौजूद हैं। सुशील सिंह जी हमारे साथ हैं, जेडीयू नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी आपका। साथ ही अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। अग्निमा जी आपका भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वागत है। हमारे साथ शक्ति सिंह वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो आपसे ही मैं पूछूंगी, ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं बहुत शिष्टाचार दिखाते हैं, जब वोटों की बारी आती है और कहते हैं आइए, हाथ जोड़ के बड़ी शिद्दत के साथ कहते हैं हमें वोट दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे बोल, बड़ी मीठी मीठी बातें, बहुत तौर तरीके, ऐसे लगते हैं कि बस पूछिए मत, न जाने कौन है साहब। लेकिन वही जब संसद में बैठ जाते हैं, पूरा देश इस संसद को देखता है, उसकी कार्रवाइयों को देखता है, तो क्या वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये वही जनता है, ये वही जनता है जिसके बीच हम जाते गए और फिर जाएंगे और इसी के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे। और तब ये जनता अगर हम पे अंगली उठा दे कि साहब आप तो एक दूसरे को आतंकी बता रहे हैं, आप तो लुटेरा बता रहे हैं, आप तो आतंकियों के पनाहगाह और संरक्षक बता रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश है ये? देखिए, जो कुछ भी जिस बात पे चर्चा हो रही है वो बड़ा ही दुखद और शर्मनाक है। हम तो छोटे लोग हैं, हम नए सांसद हैं, दूसरी बारी है मेरी सांसदी की, लेकिन जब वरिष्ठ लोग ऐसा करते हैं, एक तो मैं ये कहूं कि एक तो अभी का जो दौर है उसमें राजनीतिज्ञों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर जनता को संदेह है जी। और ऐसे दौर में जब कोई बड़ा आदमी, जब कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करता है तो ये कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। और आरोप लगाने का या अपनी बात कहने का एक तरीका है, एक भाषा की शैली है, एक माध्यम है। अब हम कभी कभी आवेश में और उस भाषा की सीमा को लांघ जाते हैं, इसको मैं कहीं से भी सही नहीं ठहराता। लेकिन जब बड़े बड़े लोग, जब इतने वरिष्ठ लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, तो हम लोगों को भी दुख होता है, हम लोगों को आश्चर्य भी होता है कि जब ऐसे लोग इस तरह की बात करेंगे तो जो नए लोग हैं, जो पहली दूसरी बार सांसद बने हैं या जो फिर कार्यकर्ता हैं, उनका क्या हाल होगा? फिर वो ऐसा नहीं कि वो इसका अनुसरण करें कि जो बड़े बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमें करने में क्या ऐतराज होना चाहिए। तो जब इस तरह का चलेगा और ये सिलसिला यदि चल गया तो ये देश की राजनीति के लिए बड़ा घातक होगा, बड़ा मुझे लगता है कि चल रहा है। और होगा। बेनी प्रसाद वर्मा तो इसके लिए बड़े चर्चित हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई बयान नहीं दिया और उस पर बवाल नहीं हुआ तो फिर काहे के बेनी बाबू। शक्ति जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। शक्ति जी, क्या तरीका है? एक सांसद जो है वो दूसरे के बारे में ये कहता है, वो भी जो केंद्र में मंत्री है, वो दूसरे को कहते हैं कि आतंकी हो, लुटेरे हो, संरक्षण दे रहे हो। दूसरा कहता है कि बेनी प्रसाद वर्मा की औकात क्या है जो वो ऐसा कह लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या लैंग्वेज है? संसद में ये लैंग्वेज बोली जा रही है, स्पीकर मैडम सामने बैठी होती हैं, तमाम दिग्गज लोग जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उनके सामने ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, लोग देख रहे होते हैं। क्या कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? कन्वे क्या करना चाहते हैं ये तो वो जाने दोनों लोग, लेकिन देश की राजनीति की जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है और इस लेवल तक गिरता चला जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने देश में अभी तक नेतृत्व करने का काम किया है, जिनके पास 30 साल का राजनीतिक कैरियर है और उन्होंने अपने को स्थापित किया है राजनीति के क्षेत्र में, उनका जब वाकयुद्ध हो रहा है, चाहे वो किस माइलेज की राजनीतिक माइलेज लेने के लिए हो रहा हो या एक दूसरे से अपने स्कोर सेटल्स करने के लिए हो रहा हो, वो दीगर बात है। लेकिन देश की राजनीति इसमें
मारी जा रही है और जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है और जनता के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है भारतीय लोकतंत्र के प्रति, और इसको देखना होगा इस तरह के बड़े और सीजन्ड पॉलिटिशियंस को। ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो दोनों लोग एक दल में रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत संघर्षों के साथ उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया है, अपने को स्थापित किया है, वो सब चीज सही है। लेकिन जब वो सार्वजनिक तौर पे बयान दे रहे हैं या किसी तरह की दुराव है या मन में खटास है, तो इस तरह की भाषा से जरूर उनको बचना चाहिए, क्योंकि उनका जो मैसेज है वो जनता के बीच में जा रहा है। दोनों लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे मुलायम सिंह के कार्यकर्ता हैं या सपा के कार्यकर्ता हैं, वो आक्रोशित हैं। ठीक है, मुलायम सिंह इस समय उत्तर प्रदेश में एक फोर्स है, उस फोर्स के कारण कांग्रेस पार्टी बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान से अपने को अलग कर रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बयान नहीं है। नहीं, लेकिन शक्ति जी सिर्फ अलग करना क्या होता है? सिर्फ आप उस स्टेटमेंट से खुद अलग कर लें, इससे क्या मतलब है? बेनी प्रसाद वर्मा के 1000 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बड़े आपत्तिजनक हैं, जिसमें संसदीय भाषा की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसमें वो ये भूल गए हैं कि वो एक लीडर हैं, एक मंत्री हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, ये एक लोकतांत्रिक देश है, बोलने का, बातचीत का एक सभ्य तरीका है। तो क्यों पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? क्या वो प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है कि चलिए आपने बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं? भारतीय राजनीति इस दौर में से गुजर रहा है जब आप किसी आइडियलिज्म की बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, लेकिन आज जो स्थिति है उस दौर में सत्ता प्रमुख है। ठीक है, केंद्र में और या राज्यों में सत्ता में कायम रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत की आदर्श राजनीति की बात करने की या उसको आदर्श राजनीति को व्यवहारिक तौर पर लागू करने के लिए। ठीक है, तो चुनाव 2014 में है और ऐसे समय पे वो मुलायम सिंह को भी नहीं छोड़ सकते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा अगर को हटाते हैं तो उनके अंदर कांग्रेस के अंदर यही अग्निवा जी मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आप राजनीतिक संपादक भी हैं, आप इन चीजों को बेहतर समझती हैं, आप हमें बताएं कि अगर कोई पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोगों के खिलाफ, या उनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी नहीं कर रही है, वो ये कहती है कि हम तो इस स्टेटमेंट से अलग हैं, ये बेशक उनका इंडिविजुअल कंसेंस है, उन्होंने खुद से बोल दिया होगा, ऐसा कुछ भी, क्या प्रोत्साहित करती हैं? या ये जो हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो समझ गए कि भाई हमारी ये भाषा है और एक दूसरे के खिलाफ हम ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल अक्सर करते हैं, करते रहेंगे, तुम भी समझ जाना और हम भी समझ जाएंगे, इस पर कोई कार्रवाई वारवाई की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, वरना अगर हम कहें कि ये जो मसला है इसमें बेनी प्रसाद बोलते रहे, अवश्य बोलते रहे, बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन आज आपने देखा कि अपनी ही बात को वो संसद में, अपने लोकसभा में खड़े होकर दोहरा रहे हैं और ताल ठोक के दोहरा रहे हैं। तो ये कांग्रेस चाहती तो उनको मना कर सकती थी कि आप इस तरह का बयान दोहराएंगे नहीं, अगर अपनी बात कहेंगे तो दूसरे तरीके से भी कही जा सकती है, लेकिन वो नहीं कही गई, वो बेनी प्रसाद अपना पूरा बोल रहे हैं। और आप ये जो उनका जो स्टेटमेंट है, आप देखिए वो मुसलमानों की जो कहना चाहिए वोट बैंक पॉलिसी, वहां भी इशारा करता है। बेनी प्रसाद ने कहा कि मोदी के साथ जब उन्होंने मतलब अपने पार्टी वहां लड़ी, समाजवादी पार्टी, इनडायरेक्टली वो मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए करी, क्योंकि वोट बैंक है, वो थोड़ा सा खिसक के समाजवादी पार्टी के पास भी कुछ आया होगा, वोट बटे होंगे। तो ऐसे में किस लिए शहर, जैसे आप पूछ रही है ना कि ये निश्चित तौर पर कहा नहीं गया होगा, लेकिन कोई उसको मना भी नहीं करा है बेनी प्रसाद को, क्योंकि इससे उनको, कांग्रेस को लगता है कि हमें फायदा है। अब जहां तक मुलायम सिंह के समर्थन की बात है, वो तो सरकार को लग रहा है कि ये तो देते रहेंगे, और जिस तरह से नब्ज दबा रखी है समाजवादी पार्टी की, तो बस माफी मांग ली, उससे क्या हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पे बिल्कुल। सुशील जी भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है और उन्होंने खुद कहा कि वो अपने बतौर सांसद दूसरी पारी है उनकी। आप संसद में बैठते हैं, आप कई मसलों में जाते होंगे, लोगों को सुनते होंगे, हमने कई बार देखा है कि संसद की गरिमा की धज्जियां उड़ा दी जाती है। हम सिर्फ बेनी प्रसाद वर्मा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मुलायम सिंह यादव की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे भी तमाम लोगों की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज को या वहां जो मौजूद होते हैं सो कॉल्ड सभ्य सोसाइटी के लोग हैं, बड़े हाईफाई लोग हैं, बड़ी एलीट क्लास वाले लोग हैं, देश के मंत्री वहां बैठते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के जानकार हैं, तमाम मंत्रालयों को देख रहे हैं, वो आपको नहीं लगता उनमें से किसी को आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, पर नहीं कराई जाती? मुलायम सिंह के खेमे से अगर किसी को कुछ कहना है, चाहे वो किसी भी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हो, बेधड़क होकर करता है, मानिए कि स्पीकर साहिबा हैं या नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी ऐसी लगती है कि कोई है ही नहीं, सुनने वाला कोई है ही नहीं। आरोप भी लगा लीजिए, प्रत्यारोप भी लगा लीजिए, जवाब भी दे दीजिए, सवाल भी कर लीजिए, आपकी भाषा का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिर चुका है कि संसद में बैठ के आप लोग ये बोल लेते हैं, इतनी हिमाकत भी हो जाती है। सुशील जी, क्यों जो बाकी लोग हैं वो इस पर आपत्ति नहीं दर्ज करते? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे सांसद इसी तरह के हैं, और मैं तो आपको ये कहूं कि अपेक्षाकृत जो युवा सांसद हैं
वो काफी मर्यादित हैं, और ऐसा भी नहीं कि जो वरिष्ठ सांसद हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने नेता हैं, उनमें सारे के सारे असंसदीय और अमर्यादित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मत विभिन्नता हो सकती है, लेकिन उसको एक शालीन भाषा में कहना चाहिए। हाँ, सुशील जी, यही मेरा आपसे सवाल है कि वो सांसद जिन्हें आप कह रहे हैं कि सब ऐसे नहीं है, सब इतनी तरीके से बोलते नहीं, सब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, सबकी भाषा ऐसी नहीं है, वो ऐसे लोगों पर आपत्ति क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं कहते कि आप इन चीजों को रोकिए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए? क्यों स्पीकर साहिबा नहीं कहती कि हम आप पे कार्रवाई कर देंगे, सदन में आपको बैठने नहीं देंगे, आपको आने की अनुमति नहीं है अगर आप एक दूसरे के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापसी, चर्चा जारी है। ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। क्या बात है तो बोले, तो क्या समझते हैं? गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एसकी, जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां
पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। आतंकवादियों के संरक्षक हैं। क्या समझते? न्यूज़लाइन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेनी वर्सेस मुलायम की। आखिरकार ये कैसे मुमकिन है कि कांग्रेस खेमे से एक मान्यवर मंत्री, एक मान्यवर सांसद, एक बहुत ही उम्दा किस्म की छवि जिनकी रही हो, उनकी जबान बार बार फिसलती और कई बार ऐसी फिसल रही है कि अब तो वो ये भी नहीं कहते कि मैं अपनी जबान से फिसल गया, वो बड़े गर्व से गौरवान्वित होकर कहते हैं कि जो मैंने कहा सही कहा और अभी भी कह रहा हूं। और इतनी सच्चाई वो अपनी बातों में बता रहे हैं कि सदन में पटल पे भी वो अपने उस बयान को दोहराते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? और आखिर मुलायम सिंह की क्या मजबूरी है कि इतना सुनने के बाद, आतंकियों के पनाहगाह होने का आरोप लगने के बाद, लुटेरा और गुंडा जैसे शब्द सुनने के बाद, जिसको सुनने के बाद शायद कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हो, कोई सामान्य आदमी भी हो, समाज का कोई भी तबके से संबंधित वो आदमी हो, तो शायद उसे भी ये सवाल, ये आरोप बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मुलायम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्या मजबूरी है? सुशील सिंह जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता हैं, सांसद हैं। अग्निवा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। शक्ति सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। सुशील जी, आपसे मैं पूछ रही थी क्योंकि आप लोग संसद में मौजूद होते हैं, हम में से कोई दुर्भाग्यवश कहिए या कैसे भी हम लोग संसद में नहीं बैठते। सवाल मेरा आपसे यही है कि क्यों जो सभ्य लोग हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि सब ऐसे नहीं हैं, कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और वो इन चीजों को अपोज भी करते हैं, लेकिन क्यों वो ऐसी कोई आपत्ति नहीं दिखाते? क्यों स्पीकर साहिबा, कोई भी जो भी स्पीकर के पद पर हो, वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? क्यों ये चीजें ऑन रिकॉर्ड में से निकाल दी जाती हैं? देश देख रहा है, लाइव प्रसारण होता है, सबने सुना क्या कहा मुलायम सिंह ने, सबने सुना बेनी प्रसाद वर्मा क्या कह रहे थे। क्यों ये चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं? और आप हमें ये भी बताइए कि क्या अगर पार्टी की शय ना हो तो मुनासिब है कि अपने इस स्टेटमेंट को बेनी प्रसाद वर्मा सदन में दोबारा दोहरा लें? ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपका है कि यदि पार्टी की इच्छा ना हो तो कोई आदमी उस पार्टी का कोई सांसद या कोई मंत्री अपनी कही हुई बात को यदि वो गलत कह दिया तो उसको दोबारा से दोहरा नहीं सकता और इतनी मजबूती से फिर उसको नहीं दोहरा सकता। इसमें कहीं ना कहीं उस पार्टी की, उस दल की सहमति होती है और दिखावे के लिए जनता से अपने
अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पार्टी का एक नेता, कोई एक नेता, जैसे कमलनाथ जी ने उससे असहमति व्यक्त की और उसके निंदा की, तो इस तरह से ये दिखावा है। लेकिन देश की जनता अब इस दिखावे को अब समझती है कि आप इस तरह से दिखावा करके अपना बचाव नहीं कर सकते। लेकिन यह भी एक वरिष्ठ नेता के लिए हास्यास्पद स्थिति है कि उन्होंने कोई बात कही हो और उससे पार्टी अपने आप को अलग करती हो, असहमति व्यक्त करती हो, तो ऐसे लोगों को खुद ही अपनी छवि के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात नहीं कहनी है, कौन सी बात उनके मर्यादा के अनुसार सही है और कौन सी बात उनकी मर्यादा के अनुरूप नहीं है। तो लेकिन ये मुख्य बात ये है कि पार्टी एक तरफ कहती है कि नहीं, मैं उनकी बात, उनके व्यक्तिगत विचार हैं या उन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक नहीं है, उनसे असहमति व्यक्त करती है, और दूसरी तरफ पार्टी उनको, और ये बेनी बाबू के साथ ये पहली बार नहीं है कि उनसे गलती से कोई बात निकल गई। ये बात बराबर होती है, हमेशा होती है। और मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की या किसी भी पार्टी की कहीं ना कहीं इसमें सहमति होती है, और मुझको तो ये लगता है कि किसी एक आदमी से इस तरह से कहलवाया जाता है और उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स होता है, कोई ना कोई राजनीति होती है, और किसी को मोहरा बनाया जाता है, किसी से इस तरह की भाषाएं कहलवाई जाती हैं ताकि एक वर्ग, एक तबके को ये अच्छा लगे और वो वर्ग, वो तबका हमारे पीछे हमारे साथ खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुशील जी, ये देखिए हैरत होती है कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव जैसा शख्स, जो कि इस वक्त जिनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से देखा जाए तो, सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहीं से हैं, तमाम चीजें हो उस स्टेट के पास, पावरफुल कहते हैं उस मिनिस्टर को जिसके हाथ उत्तर प्रदेश का सिंहासन लगता है, लेकिन उसके बावजूद क्यों वो सह रहे हैं? क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ इतना बड़ा है कि वो स्वाभिमान को भी दबा ले रहे हैं? उन्होंने क्यों कांग्रेस से इस मसले पर संबंध तोड़ने को वो तैयार नहीं? ऐसी चीजें बार बार होती रही हैं और आगे भी नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी फिलहाल कांग्रेस ने या बेनी प्रसाद वर्मा ने नहीं दी है। पर लबोलुबाब इस बात का यही है कि किसी भी सांसद को, किसी भी नेता को, किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को व्यक्तिगत तौर पर अपनी भाषा पे कुछ संयम, कुछ नियंत्रण जरूर रखना चाहिए ताकि दूसरे के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, और खासकर तब जब वो देश का नेता हो, तब तो उसे बात एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचनी चाहिए। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे एंटी रेप बिल की। हमारा ये पैनल हमारे साथ बना रहेगा और साथ ही कांग्रेस के सांसद प्रदीप टमटा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी। ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। क्या बात है, बोले क्या समझते हैं? विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। 25 व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और बिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ,
अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और बिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे हम ऐसी चीज की जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। या वो कोई और नहीं, वो है एंटी रेप बिल। एंटी रेप बिल में अब सेक्स के लिए सहमति की उम्र 18 की रहेगी। सर्वदलीय बैठक में रजामंदी से सेक्स की उम्र 16 पर मतभेद था, जिसके बाद कैबिनेट ने सहमति से सेक्स के लिए 18 साल को बरकरार रखने के प्रस्ताव को मान लिया है। अब संसद में कल यानी 19 मार्च को बिल पेश किया जाएगा। एंटी रेप बिल को लेकर कई सवाल, कई मतभेद और कई बार माथापच्ची करने के बाद आखिरकार 19 मार्च को लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे लोकसभा में ये बिल पेश होगा। हालांकि पहले सर्वदलीय बैठक में बिल को लेकर सहमति नहीं बन पाई। मतभेद का सबसे बड़ा कारण सेक्स के लिए सहमति की उम्र घटाने को लेकर था, जिसके बाद दोबारा सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक के बाद जो खबरें आई उसके मुताबिक 18 साल ही रजामंदी से सेक्स करने की उम्र रहेगी, यानी एंटी रेप लॉ बिल से 16 साल की उम्र को हटाया जाएगा। इस पर सरकार ने सभी पार्टियों को भरोसा दिया कि वो विचार करेगी। वहीं विपक्ष ने दूसरी ये मांग रखी कि सरकार घूर कर देखने को प्रस्तावित बिल से बाहर कर दे। घूर कर देखने को प्रस्तावित बिल में गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया था, जिसे बैठक में कई दलों ने बिल से बाहर रखने की मांग की, क्योंकि इसके दुरुपयोग होने की आशंका है। हाँ, पंचायतें हो, धार्मिक संगठन हो या सामाजिक संस्थाएं, सभी ने सेक्स की उम्र घटाए जाने को लेकर विरोध किया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएसएस अब सभी खुलेआम इसकी खिलाफत कर चुके हैं। यही वजह है कि सरकार बिल से ये प्रावधान हटाकर इसी सत्र में इसे पास करा लेना चाहती है। हमारी पार्टी की ओर से मैंने श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को इनको मैंने ये कहा था कि जब हर पार्टी का व्यू सामने आए तो आपको स्पष्ट कहना चाहिए कि हम ये 16 के साल की जो उम्र है इससे हम सहमत नहीं है, और ये बात खुलकर सर्वदलीय बैठक में हमारी पार्टी की ओर से रखी गई है।
एंटी रेप बिल पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने कुछ मुद्दों को छोड़कर सहमति बना दी है, उसे देखते हुए सरकार को इस बिल को पास कराने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी राजनीति का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो हम लोग बात कर रहे हैं एंटी रेप बिल की, जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और ये चर्चा सिर्फ राजनेता या राजनीतिक दल नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान का हर शख्स इस बार इसी बिल के बारे में, इसके मसौदे के बारे में सोच रहा है कि क्या सहमति से सेक्स की उम्र 16 या 18 होनी चाहिए थी या नहीं। कई विवादों के बाद आखिरकार दूसरे दौर की सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बन गई। कल ये जो ड्राफ्ट है वो सदन में पेश होगा, उसके बाद चर्चा होगी, बहस होगी, और क्या कुछ निकल के आता है वो कल ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनल में बहुत होनहार गेस्ट मौजूद हैं। सुशील सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू नेता हैं। प्रदीप टमटा जी एज यूजुअल हमारे बहुत अच्छे सलाहकार रहे हैं और समय समय पर अपनी जो जानकारी है हमें देते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टमटा जी। शक्ति सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें काफी कुछ मदद करते रहे हैं। अग्निमा दुबे जी चैनल 1 न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार चीजें कैसे मोल्ड होती हैं और क्या हो सकता है। प्रदीप टमटा जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मुझे लगता है आपसे ही करनी चाहिए। आखिरकार 16, 18, 18, 16 इस पर बहस थी, अब कहीं एक सहमति तो बनी कि चलिए इसे 18 ही रखिए। आपको लगता है कि कल जब सदन में आप लोग इस ड्राफ्ट को लेकर आएंगे, इस मसौदे को लेकर आएंगे, इस पर चर्चा होगी, तो बहुत आसानी से तमाम दल इसे पास होने देंगे? प्रदीप जी, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? तो शायद प्रदीप टमटा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुशील जी हमारे साथ हैं, जेडीयू नेता हैं, सांसद भी हैं। सुशील जी, आपको लगता है कि जो मसौदा सरकार ने तैयार किया है सर्वदलीय बैठक के बाद, उसे आराम से विपक्ष या कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो आराम से पास होने देगी, या आपको लगता है कि नहीं, बहुत आसान नहीं होगी इस बिल की राहें, अभी अड़चन और भी है? देखिए, ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। इस पे बहुत गहन मंथन करके, बहुत गंभीरता से विचार करके, कोई हड़बड़ी में नहीं, मेरा यह कहना है कि कोई शीघ्रता नहीं करके, कोई हड़बड़ी में नहीं करके, इसको पूरे इसके साथ पूरा समय देकर और गहराई से इस पे विचार करके, इत्मीनान से इस पे लेकिन सुशील जी, सरकार तो बहुत विचार कर चुकी, अपने आप में भी कर चुकी, तमाम दलों के साथ भी कर चुकी। आपको लगता है कि अब भी ये हड़बड़ी है, जल्दबाजी है? सरकार जो हड़बड़ी दिखा रही है, मैं उसी से असहमति व्यक्त कर रहा हूं अपना, क्योंकि सरकार ने हड़बड़ी में ये कह दिया, बिल में इस बात का प्रोविजन कर दिया कि हम संबंध बनाने की जो उम्र है वो 16 साल, यदि आपसी सहमति से हो तो इसको 16 साल हम करना चाहते हैं। तो इस पे भारी विरोध हुआ, सभी दलों का और विभिन्न संगठनों का इस पे विरोध हुआ। सरकार ने इस बात को, इस बिल के इस प्रावधान को बदल के, जब बालिग होने की उम्र 18 साल है, तो इस तरह से इसको सहमति की उम्र 16 साल की है। इस पर सुशील जी अब सर्वदलीय सहमति है कि आप इसे 18 साल ही रखिए, सरकार भी तैयार है इस बात के लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सदन में आपकी पार्टी अभी भी इस बिल के मसौदे से संतुष्ट है या नहीं है, या कल कोई बहस होगी तो आप लोग आपत्ति जताएंगे? आपको लगता है कि सरकार बहुत जल्दबाजी कर रही है और आनन फानन में जो भी उसे मिल रहा है वो सब बिल में डाल दे रही है? वही मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको इतनी जल्दी में सरकार अपना एक वाहवाही लूटने के लिए और सरकार अपना एक माइलेज लेने के लिए कर दी कि हमने ये कर दिया, हो सकता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है कि इसके बिल्कुल। तो आपकी बात तो सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि सदन में कम से कम आपकी पार्टी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बड़ी उत्साहित नहीं है। शक्ति जी, आपको लगता है ये बिल बहुत आसान होगा, इसकी राहें बड़ी आसान होगी, क्योंकि सरकार पहले खुद माथापच्ची करती है, फिर तमाम दलों को इस पर सहमत करती है और उसके बाद आखिरकार अब सदन में आने वाला है? क्या आपको लगता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज का या विपक्ष का रिएक्शन होगा इस पर? देखिए, बिल बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार का रुख स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि 2014 से पहले या पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद ये इस बिल की जो उपलब्धियां हैं या इस बिल को पास कराने का जो प्रोसेस है उसका श्रेय अपने ऊपर लेना चाहती है। लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि आधी आबादी से जुड़े हुए इस बिल को इतनी आनन फानन में वो ना पास करे। इसके अंदर की जो विस्तृत जो जानकारियां हैं या विस्तृत जो प्रावधान हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो, सदन में, दोनों सदनों में चर्चा हो। उसके बाद
सिविल सोसाइटी के अंदर इस पे चर्चा हो जो शुरू हो गई है उसको और भी परिपक्व होने देना चाहिए और जो बेहतर से बेहतर प्रावधान हैं उनको लेकर इस बिल को पास बनाना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा यह मानना है कि अगर हड़बड़ी में या जल्दबाजी में इस बिल को पास किया जाता है तो इसका दुरुपयोग होगा और इसका दुरुपयोग अगर होगा तो देश में एक फिर अफरा तफरी का माहौल बनेगा और कुछ लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, कुछ लोग इसका शिकार होंगे। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि फुल प्रूफ बिल बने, सदन के अंदर बहस हो, सदन के बाहर बहस हो, बुद्धिजीवियों से बहस हो, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। जैसे लोकपाल बिल था, उसमें इतनी चर्चाएं हुई हैं, जनता के बीच में इतना अवेयरनेस आ गया है, उस टाइप से इस बिल को लेकर भी अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है और बेहतर से बेहतर प्रावधानों को लेकर लाना चाहिए जिससे कि महिलाएं, देश की महिलाएं सुरक्षित रहें और किसी तरह का विवाद आगे ना हो। वैसे शक्ति जी, पर्सनली अगर मैं कहूं तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का कोई बिल आने से महिलाएं सेफ होने वाली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विचार जो है वो परिवार से उपजता है और परिवार जब तक परवरिश उस तरीके की नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कानून का भी रहना जरूरी है। कानून नहीं रहेगा तो फिर इस तरह की घटनाएं जो पिछले दिनों काफी बड़ी मात्रा में हो रही हैं वो और बढ़ेंगी। उनको रोकने के कानून की सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है। क्या सरकार इस बिल को लेकर उतना अवेयर नहीं कर रही, लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू इनवाइट नहीं किए गए? जिस तरीके से कहा शक्ति जी ने भी कि लोकपाल को लेकर जैसे चर्चा हुई थी उस तरीके का कुछ होता तो बहुत अच्छा रहता। क्यों सरकार को इतनी हड़बड़ी है? क्या हो जाएगा अगर बिल कल पास हो जाएगा तो क्या सरकार को उससे फायदा है? वरना एक्चुअली क्या हुआ, जब ये 16 दिसंबर की घटना हुई उसके बाद एक प्रेशर था तो सरकार ऑर्डिनेंस ले आई और अगर वो अब नहीं लाती है तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, तो एक उसको फिर दोबारा से चीजों को करना पड़ेगा और उसमें समय फिर गैप हो जाएगा। यही कारण है कि जो सरकार है इस जल्दीबाजी में है। कानून ला सकती है, कई कानून हैं जिनमें बहुत अच्छी चीजें हैं, उनको इसमें ले सकती थी। खुद जो ऑर्डिनेंस है उसमें भी अच्छी कई चीजें हैं, लेकिन सरकार ने अपना कुछ और ज्यादा दिमाग लगा लिया इस बिल को लेके और ऐसी चीजें ले आए जिसको लेके उसमें अनावश्यक बहस में चीजों को चला गया है, समय उसमें निकल गया सरकार का। तो जरूरी है सरकार के लिए कि ये बिल को, अब ये कह रहे हैं कि बिल आ भी जाएगा लेकिन पारित करने की बात हो रही है। ये एक संसद में एक रहती है प्रक्रिया कि आप कमेटी में भेज देते हैं, कोई बिल पेश होता है तो कमेटी में जाता है, उसमें और विस्तार से चर्चा होती है। लेकिन वही जैसे कि कह रहे हैं कि एक स्कोर करने की कोशिश हो रही है इस मसले पर। और जो बेसिक इशू है फिर वो ये, जैसे वंदना तुम जिक्र कर रहे थे कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी वही है पुलिस। पुलिस में कुछ नहीं आ रहा है, ये बहुत बहस हो चुकी है इस इशू पे, तो कानून बहुत है। बिल्कुल अग्निमा जी, आप सबकी राय जो है उसी पर प्रदीप टमटा जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा आपसे यही सवाल है। हमारे साथ पैनल में जो लोग मौजूद हैं, जेडीयू नेता हैं सुशील सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, सभी लोग हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार इस ड्राफ्ट को लेकर बड़ी हड़बड़ी कर रही है। उसे चाहिए तो यह था कि इसे पब्लिक डोमेन में डालती, लोगों के ओपिनियन इन्वाइट करती, कुछ रिएक्शन देखती, कुछ नए सुझाव मिलते और फिर आराम से बहुत चर्चा और बहुत बहस के बाद कुछ कंक्लूड करके तब कोई स्ट्रांग बिल वो तैयार कर दी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार हड़बड़ी में है। वाकई में क्या सरकार हड़बड़ी में है एंटी बिल को लेकर? देखिए, सरकार कहीं हड़बड़ी में नहीं है। सरकार ने देश की जनमानस में जो दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे देश में वातावरण बना था कि जल्दी ही एक सख्त कानून बनाया जाए जिसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले तमाम तरह के एसल्ट को, जिसमें रेप भी शामिल है, इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। उन सारी भावनाओं के आधार पर सरकार ने 2 कमेटियां बनाई थी और उसमें से बर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई। बर्मा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑडियंस ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उसमें अलग अलग लोगों की राय आ रही है। अब मुख्य तो 2-3 सवालों को लेकर के राय थी। एक एज के संदर्भ में बहुत विरोधाभास था कि 18 होनी है या 16 होनी चाहिए। सरकार ने इसमें अभी कुछ अपनी ओर, हमारी इंडियन पेनल कोड में अभी तक आज तक जो कंसेंट है सेक्स की वो 16 साल की है, लेकिन वो विरोधाभास था। हमारे जो मैरिज एक्ट है, मैरिज एक्ट में वुमेन्स की 18 होनी चाहिए। पिछले वर्ष हम ही ने 2012 में एक बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट को पास किया। चलिए, इन सब चीजों पर टमटा जी सहमति बनी है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। इन चीजों से सहमति बनी है। इससे आगे की हम बात करें कि कल जब ये सदन में पेश होगा,
आपको लग रहा है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं या जो दल सरकार के साथ भी हैं वो इसे बड़े आराम से पास होने देंगे? अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है, उसमें कई रिपोर्ट्स जो हैं उनको देखा गया, उसके आधार पर फिर आपने कहा पब्लिक डोमेन में था तो लोगों के ओपिनियंस इन्वाइटेड थे, तमाम चीजें सुझाव इसमें शामिल किए गए। आपको लगता है कि प्रेजेंट जो स्टेटस है लोकसभा में जब पटल पे आप इस बिल को रखेंगे तो तमाम जो दूसरे दल हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सरकार 2 बार सर्वदलीय बैठक भी बुला चुकी है। नहीं, आपने सही सवाल उठाया है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल आज हमारे देश के अंदर पिछले 2-3 महीनों से जो वातावरण बना है उसके खिलाफ कोई नहीं रहा। हर कोई कह रहा है कि सख्त कानून बनाना चाहिए, एक नया कानून बनाना चाहिए, और जो हमको अनुभव मिले उसके आधार पर अपने हमारे इस तमाम महिलाओं के उस कानून में और ज्यादा सख्ती है उसके हिसाब से सारे दलों के साथ लोग अभी आज भी सुबह बैठी हुई, शाम को भी बैठक हुई, एक आम सहमति बनी है। जब देश का मानव एक नए कानून के पक्ष में है, देश का मानव अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने के वातावरण है, तो राजनीतिक दल आपने उम्मीद तो जता दी जी। जो शक्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कहां सहमति बनी है। लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो मृत्युदंड के खिलाफ हैं, पूरी तरह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इन जो बिल आ रहा है उसमें जहां तक मुझे जानकारी है कि रेप के जो एक्यूज हैं उनको मृत्युदंड की बात कही जा रही है। कई पार्टियों को इस पर भी आपत्ति है कि आप घूरने को जो है वो गैर जमानती कैसे बना रहे हैं? संदर्भ में मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए जी कहें। कि किसी भी संदर्भ में जब कोई भी बिल आता है सरकार की ओर से, मेन चीज होती है कि आम बिंदुओं पर आम सहमति है। एक जैसे लेफ्ट का मानना है कि मृत्युदंड न दिया जाए, तो उसमें भी मृत्युदंड भी रियरेस्ट ऑफ रियरेस्ट केस में है, और वही पूरे देश की भावनाओं को रखते हुए सरकार ने इसको रियरेस्ट ऑफ रियरेस्ट केस में डाला। और अभी तो लोकसभा में आपकी पार्टी सहमत है या नहीं? लोकसभा में आएगा, सर अपनी राय रखेंगे। सुशील जी देखिए, अभी पार्टी में इस पर बात, देखिए पार्टी में अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। वो तो कल पता चलेगा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि यह जो घूर कर देखने पर आरोपित होने की बात है और गैर जमानती जी इस गैर जमानती होने की बात है, बिल में जो प्रावधान है इसके बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की संभावना है। तो मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? मैं एक जानकारी देना चाहूंगी कि ये जो घूस के देखने वाला है इसको भी शायद सरकार हटाने के लिए तैयार हो गई है। ऐसे सूत्रों के मुताबिक है कि जो 2 मुद्दे थे, एक एज वाला और घूरने वाला, तो दोनों पे सरकार ने सहमति दी है कि वो जो बातें आई हैं और सर्वदलीय में तो उसको स्वीकार करेंगे। तो शायद हो सकता है ये इसको घूरने वाला भी एज के संदर्भ में जो सरकार की ओर से आ रहा है 18 पर आम राय तो अच्छी बात है। वही बात मैं कह रहा था। जहां तक एक चीज को समझना होगा, आज के दौर में, जब आधुनिक दौर में हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां जब घर से बाहर निकल रही हैं, तो उनको हमको सुरक्षा का वातावरण देना होगा। कुछ लोग दल के लोग कहते हैं कि हाँ सुशील जी आप किस संदर्भ में? हाँ मैं ये कह रहा था कि किसी के ऊपर रेप का आरोप यदि सिद्ध हो जाता है तो फिर सजा की बात है। सजा के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मृत्युदंड का मैं समर्थक हूं कि क्योंकि रेप एक ऐसी चीज है, आदमी मरता है एक दिन, लेकिन किसी महिला के साथ यदि रेप हो जाता है, तो किसी वो हर युवती सेकंड के साथ यदि रेप की घटना घट जाती है तो वो हर पल मरती है। हर पल मरती है। बहुत और इससे शर्मनाक कोई और अपराध हो नहीं सकता। हमें इस चीज में एक डाउट नजर आ रहा है कि 2 दौर में अगर सर्वदलीय बैठक कर भी लेती है सरकार, आपने कहा एक कमेटी है वर्मा कमेटी, उसकी रिकमेंडेशंस को माना गया है, उसके बाद लोगों के ओपिनियंस को सुना गया, समझा गया, इसमें शामिल किया गया। हमें लेकिन फिर भी डाउट है कि जब संसद में पटल पे ये बिल रखा जाएगा तो सारे दल हर पॉइंट पे सहमत हो या कुछ ऐसा निकल कर आए या सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है वो हूबहू पास हो जाए। इसमें बड़ा हमें डाउट नजर आ रहा है। देखिए, सरकार ने जो मसौदा तैयार किया, सरकार के पास संख्या बल है, सरकार तो हम उस बिल की ओर सार्थक रूप से कदम आगे बढ़ रहे हैं। कमेटियां आई, जस्टिस वर्मा की कमेटी में भी बहुत से पॉइंट को सरकार ने स्वीकार किया। जस्टिस वर्मा ने मृत्युदंड के प्रावधान को पूरी तरह खारिज कर दिया, सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। अभी सर्वसम्मति बनी है, अल्टीमेटली पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में बहुत से बहस होंगी, जिराएं होंगी, और सरकार ने कहा भी है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन आएंगे तो हम उसके लिए गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को अमेंडमेंट मूव करने के लिए तैयार है, लेकिन जो एक आम भावना है कि एक सख्त कानून बने जिससे कि महिलाओं के साथ छेड़खानी या उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप की घटनाएं रुके, उसके लिए पूरा देश का जनमानस सही है। सरकार उसी कदम की ओर आगे बढ़ी है और अल्टीमेटली विभिन्न दलों को उस बिल पर अपनी राय रखनी है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हर बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले आम सहमति बनी हो। पार्लियामेंट के अंदर आता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास भी जाता है, वहां पर दलों के व्यक्तियों के सजेशनों का भी सरकार सम्मान करती है और उनको सरकार को लगता है कि कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया जा रहा है तो सरकार खुद अमेंडमेंट लाती है। सुशील जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे थे, सुशील जी आप कहें। अभी हाँ, सुशील जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी जानकारी दी गई कि ये घूर कर देखने वाली जो बात है उसको भी सरकार वापस लेने के लिए तैयार हो गई है। तो यही इस बात का परिचायक है कि सरकार बहुत जल्दी में है। सरकार आनन फानन में इस बिल को पास कराना चाहती है, लेकिन आनन फानन में इस बिल को पास तो करा लेगी, लेकिन एक नई समस्या देश के अंदर खड़ा कर देगी। इससे देश का नुकसान होगा, देश के लोगों का नुकसान होगा। सुशील जी, लेकिन इसके पीछे सरकार का मकसद समस्या खड़ी हो जाएगी। जी, सरकार का मकसद क्या है? क्योंकि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि सरकार आनन फानन में है, जल्दबाजी में है, हड़बड़ी है, तो कोई मोटिव भी होगा आपकी नजर में इसका? देखिए, दिल्ली में जो बहुत शर्मनाक घटना घटी, इसके और देश भर में इसका विरोध हुआ। इसके चलते सरकार दबाव में है और सरकार जल्दी में है। प्रदीप जी, दबाव में आप लोग, घटना जितनी बड़ी है, प्रेशर के कारण आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ भी कर दें, फिलहाल इससे टले, कुछ तो मुसीबत कम हो जाए। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि एक मुसीबत को टालने के लिए सरकार दूसरी मुसीबत कर। जी, यही सवाल अब मैं प्रदीप जी ने अपनी बात कह लिया। अगर मुझे अपनी बात कहने दो तो मैं कहूं। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप कहिए। देखिए, सरकार कहीं जल्दी में नहीं है। देश का जनमानस उद्वेलित हुआ था। उन्होंने कानून में संशोधन करने की मांग थी। उन्होंने कहा हमको एक और वातावरण देना चाहिए सरकार जिसमें हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, महिलाएं सुरक्षित हो सके। एक लोकतंत्र में सरकार का दायित्व है कि जन भावनाओं को, और सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने क्या, और सरकार ने जल्दबाजी में सरकार ने एक कमीशन बनाया, एक्स चीफ जस्टिस वर्मा जी के नेतृत्व में। उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में जाकर के लोगों से बातें की, उनकी रिकमेंडेशन को सरकार ने सुना, बहुत सी रिकमेंडेशन को माना और विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार कोई प्रेशर नहीं है। शक्ति जी, ये सरकार को इस बात की है, लाभ भावना भी है इसके पीछे। जन भावना अगर होती तो इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। मेरा तो मानना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि बहुत पुराने हैं, ब्रिटिश शासन काल से चले आ रहे हैं और जो रिलेवेंट नहीं है, हमारी व्यवस्था के साथ वो आज मैच नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर भी देखना चाहिए। क्यों? जब जनता का दबाव पड़ता है, जनमानस का दबाव पड़ता है, तभी सरकारें जागती हैं और इस तरह के निर्णय लेने के लिए मजबूर होती हैं। चले, क्या लोकतंत्र में जन भावना का आदर करना का सरकार का दायित्व नहीं है? ठीक है सर, आपकी बात सही है, आप जन भावनाओं का आदर कीजिए, लेकिन क्यों नहीं इस तरह की और भी बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारे कानून हैं जो दिक्कत क्या हो रही है? अपने से आप टेकअप करते हैं, आपका काम है कानून बनाना, संसद का काम है कानून बनाना, क्यों नहीं वो टेकअप करता है? और वो टेकअप करने के बाद जो आज की प्रासंगिकता है, जो समय की मांग है, उसके हिसाब से चीजों को बनाता है। तो यहां पे मेरा ये कहना है कि ठीक है, दबाव तो है, जनभावना का दबाव है और पूरे देश में इस बात को लेकर आंदोलन हुआ है और सभी लोग चाहते हैं कि देश की महिलाएं सुरक्षित हों, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि ये क्रेडिट लेने का भी दौर है, क्योंकि 6-8 महीने बाद सुशील जी, आपको भी लग रहा है क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है? हाँ, अग्निमा जी कुछ कह रहे हैं। आपको हर कहना चाहूंगी, जैसा आप जानना चाह रहे हैं कि कल क्या होगा, बिल नहीं ला रही है। वंदना जी, जैसा आप जानना चाह रहे हैं कि कल क्या होगा, मैं ये बताऊं, कांग्रेस तो अपना बिल लाई है तो समर्थन करेगी अगर ये दो मसलों को सरकार पीछे इस पे हट जाती है। तो बीजेपी भी, जहां तक बात है, वो भी इस बिल का विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहेगी। तो अगर ये दो मसलों पे अगर सरकार अपना बदला हुआ बिल लाती है तो बीजेपी का समर्थन उसको प्राप्त होगा और वोटिंग की स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर हंगामे की स्थिति होती है, हाँ, संख्या बल है, अगर हंगामा, क्योंकि बीजेपी कहीं नहीं दिखना चाहेगी
कि एक सख्त कानून के खिलाफ वो खड़ी हो, वो कहीं नहीं दिखना चाहेगी। तो दो मसलों पे अगर ये समझौता हो रहा है तो हो सकता है कि बिल पारित भी हो जाए, लेकिन अनावश्यक कोई जैसे हंगामा होता है, जैसे महिला आरक्षण बिल पे होता है, ऐसी स्थिति होगी तो अलग बात है। लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें तो सरकार इस बिल को पारित कराने की स्थिति में है। बिल्कुल। सुशील जी, आपको भी लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं होगा इस बिल का पास होना? शक्ति जी इससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको पहले पूछ रही थी। की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर जनभावना का कद इतना करती है ये लोकतंत्र में सरकार है, तो महिला आरक्षण बिल क्यों आज पिछले 25-30 सालों से 40 सालों से अधर में पड़ा है? अगर महिला आरक्षण बिल ही आ जाता तो महिलाएं सशक्त होती और उनको राजनीतिक अधिकार मिलते तो शायद इस तरह की घटनाएं अपने आप कम हो जाती। इस बात से क्या तमता जी सहमत नहीं है? प्रदीप जी, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? बात से सहमत। महिला सरकार, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए हम राज्यसभा में लाए और लोकसभा में हमारी भावना है और उसके लिए हम सबसे बात है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हम इस बिल को पीछे ठोक दें। आज अगर सरकार कोई एक पॉजिटिव सकारात्मक कदम करती है तो जनतंत्र में, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का भी दायित्व है कि वो सरकार के साथ खड़ा हुए दिखे, सरकार से साथ खड़ा दिखने का मतलब है समाज के साथ दिखे। सुशील जी, आपसे एक आखिरी सवाल, अगर वाकई में सरकार की कोशिश है कि लोगों को सुरक्षा दी जाए, महिलाओं को खासकर से दी जाए, बिल सख्त है, बिल्कुल तमाम चीजें उसमें निर्धारित है और सही है, आप सपोर्ट करेंगे, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी या नहीं? देखिए, हम पूरी तरह से इस हम बिल के प्रावधानों को देखेंगे। बिल में ऐसे कोई प्रावधान ना हो जिसका कि दुरुपयोग हो, एक समस्या का समाधान हो कि ना हो और दूसरी समस्या देश के अंदर खड़ी हो जाए, हम ये भी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि महिलाओं की इज्जत भी सुरक्षित हो, उनकी अस्मत के साथ कोई छेड़छाड़, कोई खिलवाड़ ना हो और उसका दुरुपयोग भी ना हो। और हम ये चाहेंगे, हम एक मुकम्मल, हम सॉलिड बिल चाहते हैं जिससे कि महिलाएं अपने देश के अंदर बिल्कुल। वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं अपने तमाम मेहमानों को, सुशील जी आपकी जो बात है वो हम तक पहुंची है और जाहिर तौर से हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। बहुत सही आपने कहा कि समस्या खत्म होनी चाहिए, समस्या की वजह एक दूसरी समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस स्थिति को देख के मुझे लगता है कि यही है कि हथियार हमारे हाथ में हो तो हथियार हमारी सुरक्षा के लिए हो, हथियार हमारे हाथ में इसलिए कतई ना हो कि किसी दूसरे को हम उससे बेवजह मार गिराएं। ये चीज को हमें समझना होगा और बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि इस बिल से कुछ अच्छा हो और बहुत हद तक आशंकाएं भी हैं इस बात को लेकर कि कहीं इस बिल का दुरुपयोग ना हो। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।